ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के प्राइम बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सूबे के मुखिया ने सुन ली नगला पेमा के लोगों की फरियाद, वैकल्पिक मार्ग के लिए सीएम ऑफिस से मंगाई आख्या। मतदाता पहचान पत्र बनवाने की बढ़ गई तारीख, नए मतदाताओं को मिली 20 नवंबर तक की मोहलत। और सील इमारतों पर अब एडीए लगाएगा कंपाउंडिंग, राजस्व में इजाफे का विभाग ने निकाला नया तरीका। दहेज हत्या की भेंट चढ़ गई एक और विवाहिता, परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया जलाकर मारने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। शासन की पहल पर सुलझेगी ताजगंज स्थित नगला पेमा के आवागमन की समस्या। मुख्यमंत्री कार्यालय से जिसके संबंध में जिला प्रशासन से आख्या मांग ली गई है। बीते दिनों हुए सीएम अखिलेश यादव के दौरे में ये समस्या उठाई गई थी, जिसके बाद सरकार ने उसमें गंभीरता दिखाई और अब वैकल्पिक मार्ग के लिए कवायदें शुरू हो गई हैं। बीते दिनों हुए मुख्यमंत्री के दौरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन को शासन से आए पत्र के बाद जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी आगरा से ताजगंज क्षेत्र के नगला पेमा गांव के बारे में आख्या मांगी है। इस संबंध में जब डीएम पंकज कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगला पेमा के लोग आवागमन की भारी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग की अदद आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शासन ने इस मार्ग का एस्टीमेट बनाकर भेजने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ पर 7 तारीख को आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप लोगों ने इस इशू को उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें निर्देश हम लोग को दे दिए हैं कि उसमें जो ऑल्टरनेटिव रोड हो सकती है बन जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय से भी हमसे इसमें आख्या मांगी गई है। बताया गया कि आगरा विकास प्राधिकरण ने बहुत पहले एक प्रस्ताव बनाया था रोड का, जिसमें कि शायद वन विभाग ने कोई आपत्ति की थी। वो डिटेल्स हम लोग निकलवा के अब आज शाम तक हम लोग रिपोर्ट बना के भेजेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। और शायद इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कोई आदेश हैं, मुझे आई एम नॉट श्योर, बट शायद माननीय उच्चतम न्यायालय के भी कोई निर्देश है। वील इंश्योर कि जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव रोड मिल सकती है नगला पेमा को वो मिले, और वील इंश्योर कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हम जहाँ तक कर सकते हैं वो अवश्य हो जाए। गौरतलब है कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए 500 मीटर की दूरी तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। ऐसे में ताज से बिल्कुल सटे इस गांव में किसी आकस्मिक मौके पर बड़ी समस्या हो जाती है, जिन्हें बड़ी दूर से घूमकर मुख्य मार्ग तक आना पड़ता है। प्रशासन की कोशिश के बाद उन्हें इस समस्या से जरूर राहत मिल सकेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 20 नवंबर तक भरे जा सकेंगे मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए फॉर्म। जिला प्रशासन ने जिसके संबंध में जनपद वासियों से इस मौके का फायदा उठाने की अपील की है। अभी तक आयोग ने इस काम के लिए 10 नवंबर तक का समय निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर अब 20 नवंबर कर दिया गया है। आगरा का जिला प्रशासन इस समय भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों को पूरा करने में व्यस्त है, जिसके अधिकारी और कर्मचारी मतदाता सूचियों में संशोधन के काम को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। एडीएम फाइनेंस राजकुमार की माने तो आम जनता की सहूलियत के लिए निर्वाचन आयोग ने ऐसे आवेदकों के लिए एक और मौका उपलब्ध कराया है, जो किन्हीं कारणों से अभी तक वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं बढ़वा पाए थे। राजकुमार बताते हैं कि हाल में ही आयोग ने संशोधन और नए नामों को जोड़ने के लिए निर्धारित समय को बढ़ाते हुए 10 की बजाय 20 नवंबर कर दिया है। दरअसल पिछले काफी दिनों से शहरी क्षेत्रों के मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए सूची में नाम बढ़वाने और किसी भी प्रकार के संशोधन कराने के लिए तहसील सदर में फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। विभागीय लोगों के मुताबिक जमा किए फॉर्म का सत्यापन कराने के बाद आवेदकों के नाम सूची में सम्मिलित कर लिए जाएंगे और सूची के प्रकाशन के बाद उनके पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे।
यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह के 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अव्यवस्थाएं हावी हैं। चौराहों पर लगी सिग्नल लाइट्स खराब पड़ी हैं तो कहीं जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन का ही अता पता नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को यातायात विभाग अन्य विभागों पर थोपते हुए अपना बचाव करने में लगा है, तो वहीं दूसरे विभाग जल्द व्यवस्थाएं कराए जाने की बात कहते नजर आते हैं। स्टॉप लाइन के लिए पीडब्ल्यूडी से संपर्क किया गया है, क्योंकि ये काम उसी का है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये कार्रवाई की जानी है। अच्छा होगा, उचित होगा कि आप पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर लें। इसे यातायात विभाग का यातायात माह कहें या विभाग का मजाक, जहां आधे अधूरे इंतजामों के साथ विभाग ने अपना यातायात माह शुरू कर दिया, जिसमें ना तो सिग्नल ही ठीक से काम कर रहे हैं और ना ही चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन बनी है। इसकी जगह रस्सी को जरूर जेब्रा लाइन बना दिया गया। इस बारे में जब यातायात निरीक्षक से बात की गई तो वो इसे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। स्टॉप लाइन के लिए पीडब्ल्यूडी से संपर्क किया गया है, क्योंकि ये काम उसी का है। उसको पत्राचार किया गया है, बहुत जल्दी बन जाएगी। और गौरतलब है कि चौराहों पर लगी सिग्नल लाइट्स को ठीक कराना और उन्हें लगाना निगम की जिम्मेदारी है, जिनके लिए नगर निगम इन सिग्नल्स पर विज्ञापन कंपनियों को ठेका देता है, जिसकी जिम्मेदारी इन सिग्नल्स के मेंटेनेंस की होती है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त ने बताया कि इन सिग्नल्स को ठीक करा दिया गया था। अगर कुछ सिग्नल रह गए हैं तो उन्हें भी जल्द ठीक करा दिया जाएगा। लेकर उन्होंने एक पत्र लिखा था एसपी ट्रैफिक ने, और ट्रैफिक लाइट्स मैक्सिमम ठीक करा दी गई हैं। मुझे लगता है 1-2 जगह की कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कोई उनके द्वारा ट्रैफिक लाइट्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं की गई है। लेकिन जो एमजी रोड में सड़क बनाई है पीडब्ल्यूडी ने, सड़क बता देने के कारण जेब्रा क्रॉसिंग और अन्य जो यातायात संकेतक होते हैं वो मिटा दिए हैं। उसको लेकर एसपी ट्रैफिक ने एक बार मुझसे अनुरोध किया था, तो उनको मैंने बताया था कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये कार्रवाई की जानी है। अच्छा होगा, उचित होगा कि आप पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर लें। मैंने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा था, तो उनका हमने इसके लिए बजट की मांग की है, उपलब्ध होने पर ही हम इसको कर पाएंगे। तो ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस कार्रवाई को किया जाना है। आपको बताते चलें कि यातायात माह का समय निश्चित है। ये हर साल नवंबर में मनाया जाता है, लेकिन विभाग इस बात से बेपरवाह है, ऐन वक्त पर ही हरकत में आता है, जिसके चलते आधे अधूरे इंतजामों के साथ विभाग को खानापूर्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बहरहाल ये अधूरी पड़ी व्यवस्थाएं कब तक पूरी हो पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि विभाग के होनहार सिपाही और उप निरीक्षक अवैध वसूली से ही खुद को फारिग नहीं कर पाते, जिसके चलते व्यवस्थाओं पर भी एक सवालिया निशान जरूर लगता है। मंडलायुक्त की सख्ती के बाद हरकत में आए आगरा विकास प्राधिकरण ने आनन फानन में शहर की कई इमारतों को सील कर दिया था, जिसके बाद अब विभाग उन इमारतों की कंपाउंडिंग कर उनकी सील खोलने की तैयारी कर रहा है, ताकि बिल्डर्स के साथ साथ विभाग को भी शमन शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति हो सके। अभी हाल ही में एडीए द्वारा की गई सीलिंग की कार्रवाई पर विभाग कुछ नरम रुख अपनाने जा रहा है। इसके बाद विभाग सील की गई इमारतों की कंपाउंडिंग कर उनकी सील खोलने की तैयारी कर रहा है, ताकि बिल्डर्स के साथ साथ इमारतों के मालिकों को भी राहत मिल सके। इसके लिए सील की गई इमारतों की कंपाउंडिंग को लेकर विभाग ने अपने शपथ पत्र में कुछ बदलाव किए हैं, जो जल्द लागू होंगे। गौरतलब है कि मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर के अवैध निर्माणों पर सख्ती के बाद विभाग ने शहर की कई बिल्डिंग्स को सील कर दिया था, जिसमें शहर के बड़े बड़े बिल्डर्स भी शामिल थे। तो वहीं कई ऐसे नाम भी थे जो विभाग की इस योजना का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, एडीए की इस योजना के बाद एडीए की आय में बढ़ोतरी होना तय है। शासन के आदेश के बाद प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को लगने वाले समाधान दिवस में भीड़ का आना लगातार कम हो रहा है। समाधान दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें सफाई को लेकर और नाली खरंजों को लेकर ही मिल रही हैं, जिनमें से कुछ का मौके पर ही तो कुछ को समय रहते काम कराए जाने के आश्वासन दिए जा रहे हैं। शासन की मंशा थी कि शहरवासियों को सरकारी मशीनरी से राहत दिलाने के लिए समाधान दिवस लगाया जाए, ताकि लोगों को एक ही छत के नीचे राहत मिल सके। शासन के आदेश के बाद निगम में माह के दूसरे सोमवार को समाधान दिवस लगाया जाने लगा, जिसमें शुरुआत में काफ़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही थी।
लेकिन कुछ समाधान दिवस के बाद ही यहाँ लोगों की भीड़ में कमी आना शुरू हो गई। इसके चलते सोमवार को लगाया गया समाधान दिवस में अधिकारी शिकायतकर्ताओं का इंतजार करते देखे गए। यहाँ आने वाली शिकायतें ज्यादातर सफाई को लेकर मिली। समाधान दिवस में बेसिकली नगर निगम से संबंधित पेयजल समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, नाली खरंजे की समस्या, सफाई इत्यादि से संबंधित समस्याएं आती हैं। आज समाधान दिवस में अभी तक कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं, मुश्किल से 5-7 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं। लेकिन ये 2 बजे तक रहता है, तो अभी 1 घंटा ही हुआ है, तो आने वाले समय में लोग शिकायतें लेकर आते हैं। जो भी शिकायतें लेकर आते हैं, हम लोग उसका समय सारणी एक निर्धारित किए हुए, उस निर्धारित समय सारणी में समस्याओं का समाधान किया जाता है। नहीं, निगम की ओर से तो समस्त व्यवस्थाएं की ही जाती हैं, लेकिन ये समाधान दिवस इसलिए रखा गया है कि इसके बावजूद, सारे प्रयासों के बावजूद, यदि आदमी को कोई तकलीफ है, परेशानी है, तो उस पर उपयुक्त फोरम मिल सके और वहाँ पर आकर वो अपनी बात रख सके। समाधान दिवस के मौके पर नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह के साथ उप नगर आयुक्त अनिल कुमार के अलावा आवास विकास, जल संस्थान और रेडी के अधिकारी भी मौजूद रहे, जो यहां आने वालों की समस्या का समाधान करते दिखे। कैंट रेलवे कॉलोनी की रेलवे लाइन के पास माहौल उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक रेलवे कर्मी को अपनी गोलियों का निशाना बना डाला। घायल रेलवे कर्मी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये घटना है कैंट रेलवे कॉलोनी की रेलवे क्रॉसिंग की, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक रेलवे कर्मचारी को गोलियों से दिन दहाड़े भून दिया। बताया गया है कि रेलवे कर्मी का नाम नत्थी सिंह है, जो कि गांव लालुआ, थाना मलपुरा का निवासी है। नत्थी सिंह रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था, तभी कैंट रेलवे कॉलोनी की रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर उसे कुछ अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया और नत्थी सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें नत्थी सिंह घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। अज्ञात बदमाश नत्थी सिंह को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही घायल के परिजनों ने यह भी बताया कि आज से 4 माह पूर्व भी नत्थी पर इसी तरह हमला हुआ था, जिसमें गोली नत्थी के गले में लगी थी। जी लालू से आ रहे थे अपनी ड्यूटी पे, आगरा कैंट पे ड्यूटी करते हैं ये रेलवे में। तो ये रेलवे कैंट की पुलिया है मुस्तफा काटर के पास में। जैसे उन्होंने क्रॉस किया है, पैदल थे ये, तो कुछ लोगों ने इनके गोली मारी हैं, 5 या 6 गोली लगी हैं। तो क्या कुछ मालूम है किसने गोली मारी? अब ये कंफर्म रूप से हम नहीं कह सकते अभी इसके बारे में। 4 माह पहले भी हाँ 4 माह पहले हमला किया था, गर्दन में गोली लगी थी। बीडी हॉस्पिटल के पास में, थाना मलपुरा पड़ता है। अच्छा, तो उनका कोई पता लगा कि 4 माह उनका विवेचना थाना मलपुरा में है, लेकिन मालूम नहीं है अभी तक सब नहीं, अज्ञात में है। नत्थी सिंह पर हुए इस हमले से साफ पता लगता है कि कोई है जो नत्थी सिंह की जान लेना चाहता है। वहीं परिजनों की माने तो नत्थी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और नत्थी हमलावरों को भी नहीं जानता, तो शायद इसलिए ही अभी तक पुलिस इन हमलावरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। फिलहाल नत्थी सिंह एक बार फिर मौत से लड़ रहा है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इन अज्ञात बदमाशों का पता लगा पाती है, ताकि इन बेखौफ हमलावरों को इनकी सही जगह यानी कि सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि।
जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। साई आशा प्रॉपर्टीज, एडीए अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडीए हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। नवंबर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराई गई पिंकी की सोमवार को मौत हो गई। पिछले 7 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती रही पिंकी के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और हाईवे को जाम कर दिया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल आश्वासन के बाद खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे जीवन भी है जो जिए जीने से पहले ही मौत आ गई है। परेशान नजर थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई विगत 7 दिनों से दहेज उत्पीड़न की आग में झुलसी पिंकी जिंदगी की दौड़ में आखिर हार गई। थाना खंदौली के ग्राम पोया में विगत 4 नवंबर को ससुरालीजनों पर दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को आग में झोंक देने का आरोप लगा है। अस्पताल के बाहर रोते बिलखते इन परिजनों ने मृतका के पति समेत सास ससुर पर दहेज की मांग के आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो लंबे समय से मृतका पर दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था। उसके बाद आखिर में दहेज के दरिंदों ने मृतक पिंकी को आग के हवाले कर दिया। यहाँ भाई का प्लॉट है तो यहाँ भी मोड़ी हमने रखी थोड़े से दिन, तो यहाँ आके हम थोड़ी दूरी है हमसे, तो यहाँ भी आके जमुना में डुबो डुबो के मारी 2-3 बार पंचायत रुपये गई और फिर भी लड़की को तंग करते रहे। और यहाँ रखते हम तो बार बार लेवाने आ जाते, माँ भेज देते तो मोड़ी मार मार के धमकी दे दे के और पैसा मांगते और गाड़ी की धमकी देते, तब दई ना तो अब दिलवा, जब ना दे पाई तो अब दिलवा। और खूब 4-5 लाख शादी में खर्च कर दिए। गरीब आदमी है साहब, माँ भैया खेती किसने वाला कहाँ से कर दे, नौकरी वाला है तो होता था देता, अब गरीब आदमी है। आप लोगों ने एडमिट कराया, पहले से एडमिट थी? नहीं तो वो डार के लोग भाग गए हैं। कोई भी नहीं है उसका? कोई नहीं साथ। लड़की क्या कहती है? लड़की जो ऊपर एडमिट है क्या कहती है लड़की? अब तो वो अब तो कछु ना कह रही भाई, ना नेक मैं तो बोलती चलती मिली बस हम जला के मार दिया गया इसको। और क्या कुछ पुलिस की सहायता मिल रही है? क्या कुछ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वो
हम 4 तारीख की रात के 9 बजे की हमें सूचना घटना है, लेकिन हमें सूचना मिली 12 बजे 10 बजे के टाइम पे, 10 साढ़े 10 के टाइम पे। हमें यहाँ पे घटना 4 तारीख को हुई थी, 7 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। किन लोगों से कहलवा के वो बेंजी से कहलवा के मुकदमा दर्ज करवाया है। डायरेक्ट कोई सुनवाई नहीं की थी, वहाँ भगा देते थे। मृतका के ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं होने से पीड़ित परिजनों ने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिलाकर जाम खुलवाया। जली हुई जो एडमिट थी, मुझे लगभग 12 बजे बताया गया कि एक महिला हेरिटेज में एडमिट थी जो एक्सपायर हो गई है, और उसमें जो है उसके परिजनों ने FIR लिखाई है 458A और 304 IPC में, और उसका पंचनामा होना है। तो मैं GR हॉस्पिटल में था, वहाँ भी एक महिला एक्सपायर हो गई है, उसका पंचनामा भरा जा रहा, तो वहाँ से आने के बाद इसका पंचनामा भरा जा रहा है, बॉडी को सील करके मोर्ची भिजवाई जा रही है। बहरहाल ग्राम पोया की निवासी पिंकी के साथ हुई ये घटना कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी हम ऐसे अनेक घटनाओं से रूबरू होते रहे हैं। दहेज के लालची परिवारों के हाथों ना जाने हर रोज कितनी ही पिंकी बलि चढ़ चुकी हैं। सामाजिक और बौद्धिक स्तर की कमी के चलते आखिर पिंकी जैसी कितनी विवाहिताओं को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये अभी तक हमारे समाज के लिए सवाल बना हुआ है। आखिर दहेज के लोभी परिवार पर कब अंकुश लग पाएगा, जिससे समाज में पिंकी या उस जैसी कोई और दहेज की आग में ना झुलस सके। आखिर कब हमारा समाज दहेज की प्रथा से ऊपर उठकर अपनी विचारधारा बदलेगा। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर न्यायपूर्ण कार्रवाई करने की बात कही है। महानगर बसों के अनियमित आवागमन से शहर का हर वर्ग बेहद परेशान है, और शायद यही कारण है कि लंबे इंतजार के बाद जब कोई एक बस स्टॉप पर आती है तो तमाम यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए उसी बस में सफर करने के लिए मजबूर हो जाते। महानगर बसों में अव्यवस्थित तरीके से यात्रियों का चढ़ना और अपार भीड़ का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आजकल ये शहरियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। खासकर कि बुजुर्ग लोगों को इसमें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर बसों की कमी हो, बसें तो पर्याप्त हैं, लेकिन यहाँ कमी टाइम मैनेजमेंट की है। हर बस को एक नियत समय पर चलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। नतीजा काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जो भी बस आती है उसी में चढ़ने के लिए यात्रियों को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अगली बस कब आएगी ये कहना ज़रा मुश्किल होता है। वो दयालबाग के रूट पे कभी कभी चली जाती हैं, कभी कभी नहीं भी जाती हैं। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो ड्राइवर कंडक्टर रास्ते से लौटा लाते हैं, वहाँ भीड़ हो जाती है, जाम का चक्कर ज़्यादा रहता है। वैसे सुबह हम 10 बजे तक तो भिजवाते रहते हैं वहाँ पे। इस तरह बसों के अनियमित आवागमन से जहां सभी वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं, तो ऐसे में बुजुर्गों का क्या हाल होता होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। इसके साथ ही भीड़ की वजह से बसों में चोरी होना, जेब कटना और छेड़खानी जैसी अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। अब विभाग को ऐसी स्थिति में जल्द सुधार करना होगा, क्योंकि आम जनता इस अनियमित आवागमन से बेहद परेशान है। भगवान टोकी चौराहा एक बार फिर से मयूरी रिक्शा स्टैंड के रूप में नजर आ रहा है। प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी प्रतिबंधित हो चुके मयूरी रिक्शाओं के संचालन पर आज तक रोक नहीं लग पा रही है, जिसके चलते आवागमन के हालात बद से बदतर हो चले हैं। MG रोड से ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए विगत कई माह पहले जिलाधिकारी पंकज कुमार ने कई तत्कालीन आदेशों को पारित किया था, जिसमें CNG ऑटो रिक्शा से लेकर बैटरी चलित मयूरी रिक्शा के संचालन को प्रतिबंधित किया गया था। वहीं सोमवार को एक बार फिर से शहर के प्रमुख चौराहे भगवान टॉकीज के नज़ारे बदले बदले से नजर आए। 1, 2 या 3 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में संचालित हो रही मयूरी रिक्शा ने प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है, जहां समय समय पर शहर में मयूरी रिक्शा के संचालन पर कार्रवाई की जाती थी। कार्यवाही के बावजूद भी इनके संचालन पर रोक नहीं लग पा रही है, जिसका सीधा जिम्मा ट्रैफिक पुलिस के उन कर्मचारियों पर जाता है जिनकी अनदेखी के कारण शहर की सड़कों पर मयूरी का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब इसका खामियाजा आए दिन आम यात्रियों को जाम के झाम के रूप में घंटों जूझकर चुकाना पड़ रहा है। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आगरा नगर निगम अब लखनऊ की तर्ज पर जवाहर पुल और उसके साथ बने पुल को कवर्ड करने की तैयारी कर रहा है, ताकि यमुना को दूषित होने से रोका जा सके। नगर निगम ने इस पर काम कराना भी शुरू कर दिया है। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के बाद देश में स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता आई है उसे महसूस भी किया जाने लगा है।
इसके बाद मंडलायुक्त ने पहल करते हुए यमुना पर बने जवाहर पुल पर प्रस्तावित पुलों को जल्द से जल्द कवर्ड करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद निगम ने काम को अमली जामा पहनाना भी शुरू कर दिया। जवाहर पुल पर चल रहे काम का निरीक्षण करने खुद नगर आयुक्त भी पहुंचे और काम को जल्द पूरा करने के आदेश जारी किए। नगर आयुक्त ने बताया कि आस्था के नाम पर लगातार यमुना को दूषित किया जाता रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि पास में वाटर वर्क्स भी है, जहां से शहर की पेयजल व्यवस्था की आपूर्ति की जाती है, इसलिए ये पहल काफी कारगर साबित होगी। नदी प्रभावित हो रही है और प्रदूषित हो रही है, वरन हमारा जो शहर को सप्लाई करने वाला पेयजल है उस पर भी वो पूजन सामग्री और जो अन्य सामग्री प्रवाहित की जा रही है उसका दूषण इकट्ठा होता है और पेयजल आपूर्ति में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से ये सोचा गया था कि यहाँ पर जाली लगा दी जाए लोहे की, ताकि लोग पूजन सामग्री और अन्य सामग्री पॉलिथीन इत्यादि नदी में ना फेंक पाएँ। तो इसका कार्य प्रारंभ हो गया है, आज ही इसका शुभारंभ हम लोगों ने किया है और हम आशा करते हैं कि 1 माह में इस कार्य का, एक पुल का कार्य 1 माह के अंदर हम पूरा कर ले जाएंगे। जब एक पुल का कार्य पूरा हो जाएगा तब फिर दूसरे पुल पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पैसे की भी इसके लिए व्यवस्था करनी होती है और काफ़ी महंगा है कार्य। गौरतलब है कि आस्था के नाम पर लोग कभी मूर्तियां तो कभी फूल मालाएं यमुना में पॉलिथीन में बांधकर विसर्जित कर रहे थे, जो यमुना के प्रदूषण का कारण भी बन रही थी। साथ ही ये पुल जीवन से परेशान लोगों के लिए भी आत्महत्या का साधन बन गया था। पुल के कवर्ड होने के बाद निश्चित ही ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। स्वच्छ भारत निर्माण की आह्वान करने के बाद नगर निगम ने कदम करते हुए यमुना पर बने दोनों ही पुलों पर अब इसे कवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि लोगों को आस्था के नाम पर यमुना को दूषित और मैली करने का कोई मौका न मिल सके। साथ ही प्रशासन को भी इन पुलों के कवर होने के बाद एक बहुत बड़ी राहत उस वक्त मिलेगी जब यहाँ से यमुना पे काफी लोग जो है दुखी होकर यह कहे कि किसी कारणवश यमुना में छलांग लगाकर आदमी जिंदगी की जो जीवन लीला है उसे समाप्त करने की भी कोशिश करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। अपने साथी अनिल सप्ताह के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, एडीए अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
सुना था सोई हुई जनता जब जागती है तो अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सेक्टर 10 आवास विकास की जनता में, जिसने अपने जागरूक होने का परिचय देते हुए पहले सरकारी काम में घपला कर रहे ठेकेदार के काम को रुकवाया और बाद में जानबूझकर घपले को नजरअंदाज कर रहे विभागीय अधिकारियों का घेराव किया। सोमवार को सेक्टर 10 आवास विकास परिषद कार्यालय पर क्षेत्रीय जनता ने अधिकारियों का घेराव किया था। मामला था करकुंज चौराहे से कैला देवी चौराहे तक बनने वाले नाले में प्रयोग होने वाली सामग्री में धांधली का, जिसकी कई बार शिकायत करने पर भी विभागीय अधिकारी गहरी नींद में सो रहे थे, जिसे जगाने के लिए क्षेत्रीय लोगों ने पहले कार्यालय के सामने धरना देकर नारेबाजी की और बाद में अधिशासी अभियंता सत्येंद्र कुमार का घेराव किया और जानकारी होने के बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई न करने पर जवाब मांगा। मामला यह देश दीपक से लेकर कैला देवी चौराहे तक जो नाले का निर्माण कराया जा रहा है, निर्माण खंड 29 अफसारी अभियंता महोदय द्वारा, उसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है, पीला ईंटें शुरू से लगाई जा रही हैं। अफसारी अभियंता झूठ बोल रहे हैं और ये महाभ्रष्ट हैं। अफसारी अभियंता महाभ्रष्ट हैं। इनके कई जो है कार्य जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमने कई बार इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की है, मगर ये ले दे के काम करा देते। क्षेत्रीय जनता का गुस्सा और अपने विभागीय ठेकेदार की कारगुजारी को देखते हुए अधिशासी अभियंता ने जनता को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ऐसा है कि अभी जो कल ही ये बात बताई गई थी किसी ने फोन पे जो है कि साहब ये कोई ईंट खराब आ गई है, तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया उस ईंट को तुरंत हटवा दिया गया था और आज उसकी जो है चेक कर रहे हैं कि अगर कहीं खराब ईंट है या कोई चीज़ लगी है, सामग्री खराब है, तो उसको हटवा करके तोड़वा करके ठीक करा दिया जाएगा। वहीं आवास विकास कार्यालय में उपस्थित ठेकेदार सुशील गोयल ने जांच में दोषी साबित होने पर सजा भुगतने तक की बात कह डाली। आपकी तरफ से जो दंड मिलेगा उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो आपके हिसाब से आपने काम किया है? मेरे हिसाब से बढ़िया काम किया। तो जो पीली ईंट है आपने चेंज क्यों की ईंट आपने? कोई खराब चीज है आप वो कह रहे हैं मीडिया वाले हटा दो, तो मैंने हटा दी। सेक्टर 10 की क्षेत्रीय जनता ने जागरूक होने का सबूत दिया, किसी भी गलत काम के होने पर आवाज उठाई है और उस आवाज को अनसुना करने पर संबंधित अधिकारी से कार्रवाई के लिए जवाब भी किया है। साथ ही दोषी के खिलाफ जल्द कार्रवाई न होने पर भविष्य में भूख हड़ताल पर बैठने की भी चेतावनी दे डाली। अब देखने वाली बात यह होगी कि जागरूक जनता की आवाज पर विभागीय लोग कब तक कार्रवाई करते हैं और खुद के जागरूक होने का सबूत देते हैं। शाहगंज मानस नगर के निवासी कहने को तो संपन्न कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनसे बस्तियों में रहने वाले लोग हर रोज जूझते हैं, जिसके निराकरण के लिए कॉलोनी वासियों ने एकजुट होकर बैठक की। साथ ही क्षेत्रीय पार्षद और विभागीय अधिकारियों से समस्या के समाधान को ज्ञापन भी सौंपा। सोमवार के दिन शाहगंज मानस नगर कॉलोनी निवासियों ने बैठक कर कॉलोनी की समस्या पर विचार विमर्श किया। बैठक में पार्क की बदहाल व्यवस्था, लाइट्स का खराब स्थिति और बंदरों के आतंक पर गहन चिंतन हुआ। इस बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय पार्षद को भी बुलाया गया था, जिससे समस्या को अवगत और समाधान का आश्वासन मांगा। हमने ये हमारी पार्षद महोदय बुलाई है और सफाई का चल रहा है, इनसे हमारा जो समस्या है हम समस्या रखेंगे। खासतौर हमें ये हमारे पार्क की समस्या है कि हमारी बाउंड्री वॉल हो जानी चाहिए और बाकी ये थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग खराब है, नहीं तो वो लगवाएंगी, लेकिन जो हमारी जो खराब है तो वो नए भी सही कराएंगे। शाहगंज मानस नगर की इस खबर के दो पहलू नजर आते हैं। पहला, संपन्न सुविधाओं की कॉलोनी में जरा सी समस्या होने पर जागरूक निवासी आपस में बैठक कर समस्या का समाधान खोजते हैं और संबंधित लोगों से शिकायत करते हैं। संबंधित व्यक्ति की ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करते हैं और समस्या का समाधान किया जाता है। दूसरा पहलू वो है जहां सालों से सैकड़ों परिवार गंदगी भरे माहौल में जी रहे हैं और उनकी शिकायतों को संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। हम अपनी खबर के माध्यम से समस्या का समाधान करने वाले लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि देश में हर इंसान का बराबर का दर्जा है, इसलिए सबको सही सहूलियत पहुंचाना आपका कर्तव्य है, जिसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। सड़कों पर यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उठाने वाले लोग जब अपनी जिम्मेदारी को भुलाकर सड़कों से कुछ और उठाने लगें तो परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाते हैं। ऐसी ही स्थिति होती जा रही है ताज नगरी की, जहां आरटीओ के विभागीय लोग या ट्रैफिक पुलिस के सभी सड़कों पर यातायात व्यवस्था संभालने की खानापूर्ति कर रहे हैं। असल में ये लोग क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, देखिए ताज न्यूज के कैमरे की नजर से।
ताजनगरी में इन दिनों करीबन हर चौराहे पर जाम के हालात नजर आते हैं। इसके कई कारण हैं। वाहनों की शहर में लगातार बढ़ती संख्या, सड़कों का चौड़ा न होना, ट्रैफिक व्यवस्था का ठीक न होना और सबसे अहम जिन हाथों में यातायात व्यवस्था संभालने का जिम्मा है, उनका अपनी जिम्मेदारी को न निभाना। प्रशासन ने हर चौराहे पर यातायात संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात किए, जिन्हें किसी वाहन द्वारा नियम तोड़ने पर चालान का अधिकार भी है। लेकिन ये लोग अपनी जिम्मेदारी भूलकर वाहनों से अवैध उगाही करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसका सच उजागर किया एक वाहन के ड्राइवर ने, जिसने कोई नियम नहीं तोड़ा, फिर भी चालान कर दिया गया। जरा सुनिए क्यों। जोरावरी पैसे मांग रहा था, बोले पैसे थे। कितने? 320 रुपए थे। काय के? एंट्री के खाली मूली। अच्छा एंट्री के। हाँ। कहाँ की गाड़ी है? गाड़ी तो हमारी बरेली की है। अच्छा 320 रुपये मांग रहा था। 320 रुपये मांग रहा था। नहीं दिए तो? नहीं दिए तो चालान कर दिया। सीट बेल्ट भी लगी थी, सब कुछ लगा था। सीट बेल्ट सब लगी थी? सब लगी थी, ओके थी। तो क्या लग रहा था मैं, क्या ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? जिन लोग कुछ नहीं कर रहे, जोरावरी गाड़ी वालों के पैसे ठग रहा है। तो सुना आपने, यातायात नियम का पालन न करने पर चालान काटा गया है। इन महाशय का अब जरा हाईवे पर नजर डालिए, जहां अपनी जिम्मेदारी निभा रहे इन्हीं के भाई खुद यातायात नियमों को तुड़वाकर वाहनों को निकाल रहे हैं। ट्रैफिक की सिग्नल लाइट कुछ और कह रही है और यातायात व्यवस्था संभालने वाले कुछ और। खैर, ताज न्यूज़ की टीम का मकसद अपनी खबर के जरिए उच्च अधिकारियों को दिखाना है कि सड़कों पर जिन्हें जनता की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, वही जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उससे वो मुंह चुरा रहे हैं और शायद इसी कारण से शहर में जाम के हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ऊर्जा निजीकरण के परिणाम को लेकर आगरा मंडल व्यापार संगठन एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सोमवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के दौरान निजीकरण होने से जनता का उत्पीड़न होने की बात कही गई। इस मौके पर प्रदेश के व्यापार मंडल के लोग भी मौजूद रहे। ऊर्जा निजीकरण के परिणाम को लेकर सोमवार को खंडारी स्थित सीबी पैलेस में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आगरा मंडल व्यापार संगठन एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल शामिल रहा। सेमिनार के दौरान ऊर्जा निजीकरण के परिणामों को लेकर प्रदेश भर में हो रहे दुष्प्रभावों पर चर्चा हुई। सेमिनार में प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से आए व्यापार संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने निजीकरण के विरोध में प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। साथ ही आगरा शहर में स्थापित टोरेंट पावर द्वारा लोगों का काफी उत्पीड़न किया जा रहा है, इस बात को भी कहा, जिसको लेकर आगरा मंडल व्यापार संगठन सहित अन्य संगठन 20 दिसंबर को पूरे प्रदेश के जिलों में धरना प्रदर्शन कर टोरेंट पावर को भगाए जाने का विरोध करेंगे। आगरा व्यापार मंडल संगठन के सदस्यों का कहना है कि बिजली विकास की कुंजी है। सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही देश व प्रदेश का विकास संभव है, न कि निजीकरण क्षेत्र के माध्यम से। टोरेंट पावर लिमिटेड जब 2010 में आई थी, उस समय हमने इनका सहयोग किया था कि ये प्राइवेट कंपनी आगरा में आ जाए। 2012 के बाद इनका उत्पीड़न बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है और हर विद्युत उपभोक्ता बुरे तरीके से परेशान है। ना तो ये नए कनेक्शन दे रहे हैं और ना ही ये असेसमेंट बना रहे हैं, तो जो निर्दोष है, जो बिजली चोरी नहीं करते हैं, उनके यहाँ छापे डाल करके अनाप शनाप असेसमेंट बना रहे हैं। भारत सरकार ने जो उसके बाद तोड़ करके इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को तोड़ करके जो 2003 में नया एक्ट बनाया है, ये निजी क्षेत्र में जाने का, ये पूरा बहुत दुष्परिणाम इस देश में होगा। विकास रुकेगा, गरीबों के घरों में अंधेरा होगा। हर साल की तरह इस बार भी श्री मनकामेश्वर मंदिर पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। बरसों से चली आ रही परंपरा के बारे में बताते हुए महंत श्री योगेश पुरी जी ने बताया कि सनातन धर्म में भंडारे का अर्थ बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के समय में इसका बदला हुआ रूप दिखाई देता है, जो सही नहीं है। भगवान भोलेनाथ के भंडारे का प्रसाद लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु कतारबद्ध नजर आए। हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबा मनकामेश्वर मंदिर पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों आगरावासियों ने श्री मनकामेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ये मौका था जिसमें मंदिर परिसर के अलावा आसपास का पूरा क्षेत्र किसी धार्मिक नगरी के माफिक नजर आ रहा था। वहां मौजूद सेवादार भक्तजनों को भक्तिभाव के साथ प्रसाद ग्रहण करा रहे थे।
मंदिर के महंत श्री योगेश पुरी के निर्देशन में दोपहर से ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया था, जिन्होंने आज के दौर में धर्म और प्राचीन मान्यताओं के हालातों पर चिंता जाहिर की और ऐसे आयोजनों से चित्त को शांति मिलने की बात कही। रामेश्वर नाथ जी का वार्षिक भंडारा का आयोजन है और ये प्रतिवर्ष होता है और इसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम भंडारे की जो महत्ता है उसके बारे में हम लोगों को बताएं कि सनातन धर्म की अंतर्गत में भंडारा जो व्यवस्था है वो केवल हाथ में पूड़ी और एक दोने में सब्जी दे करके कार्य क्रियान्वित नहीं होता, बल्कि उसको बैठा करके बड़े भाव से व्यक्ति सनातन धर्म की पद्धति को प्रतिपादित करे और उसका पालन करे। सबसे प्रमुख बात उद्देश्य हमारा ये। गौरतलब है कि बाबा मनकामेश्वर मंदिर के पूर्व महंत श्री उद्धव पुरी जी के निधन के बाद से भंडारे की इस परंपरा का चलन शुरू हुआ था, जो पिछले 12 वर्षों से लगातार जारी है। महंत जी बताते हैं कि इसमें साल दर साल और भव्यता आती जा रही है। उनकी माने तो दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ प्रसाद वितरण रात 12 बजे तक जारी रहेगा। उनके मुताबिक मौजूदा समय में युवाओं को धर्म से जोड़े रखने में ऐसे आयोजनों की खास भूमिका रहती है, जिससे उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों का सही ज्ञान प्राप्त होता है। इस मौके पर श्री हरिहरपुरी के अलावा सैकड़ों सेवादारों ने व्यवस्थाएं संभाली और पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई 6 दिवसीय राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन सोमवार को विधिवत रूप से हुआ। देश भर से आए 580 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के जलवे बिखेर प्रथम स्थान हासिल करने की लड़ाई लड़ी। इसी क्रम में यूथ एंड ओपन कैटेगरी के फाइनल राउंड में गुजरात के देवेश ने बाजी मारी। भारतीय टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में आयोजित हुई उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ द्वारा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन सोमवार को हुआ। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुई 6 दिवसीय चैंपियनशिप के समापन में प्रतियोगिता का दौर बड़ा ही रोमांचक भरा रहा। उत्तर भारत राष्ट्रीय रैंकिंग टीटी प्रतियोगिता के अंतिम दिन यूथ बालिका सेमीफाइनल में प्रौराध्या पीएसपीवी ने अहिका मुखर्जी को कड़े संघर्ष से 4-2 से हराया और फाइनल में प्रवेश कर 11-9, 6-11, 9-11, 11-9, 11-8, 11-7। वहीं गुजरात से आए देवेश ने शुरुआती दौर से प्रतियोगिता में पकड़ बनाते हुए केरल के मोमा ड्रॉस को 11-8, 11-9, 11-7 से हरा अपनी जीत मुकम्मल की। पहले भी इनसे खेला था, मैं 2 बार हार चुका था, बट इस बार अच्छा हुआ, क्लोज मैच हुआ। इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम जीतूंगा। क्या टेक्निक मैच रहा? अभिषेक यादव बहुत अच्छा खेला मेरे साथ और डिसाइडर में मतलब वो 9-6 अप था, पर वहाँ से मैंने पूरा गेम थोड़ा अपनी प्लानिंग चेंज की, स्ट्रेटजी चेंज की और लास्ट में जीता। क्या टेक्निक अपनाई? मैंने प्लेसेस चेंज की, जहाँ मैं पहले अटैक कर रहा था मैंने वो सब चेंज करके दूसरी साइड अटैक करने स्टार्ट कर दिया। उसके बैकएंड पे कम मारा लास्ट में मैंने। सफलतापूर्वक आयोजित की गई और मैं ये कह सकता हूँ कि इस वर्ष जो भी नेशनल रैंकिंग प्रतियोगिता हुई है उसमें ये सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता आयोजित हुई है और जितने भी जो खिलाड़ी यहाँ पर आए उन लोगों ने सभी ने यहाँ पर उसकी प्रशंसा की, चाहे वो प्लेइंग कंडीशन हो, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो। इसके लिए बधाई के पात्र हैं विजय सिंह जी और यूपी टेबल टेनिस एसोसिएशन, जिनके सचिव श्री अरुण बनर्जी हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत की और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये प्रतियोगिता बहुत सफलतापूर्वक आयोजित की गई। वहीं राष्ट्रीय टीटी प्रतियोगिता के दौर में विजयी रहे प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कार दिया गया। साथ ही नगद राशि भी खिलाड़ियों के मध्य वितरित की गई। वहीं अरुण कुमार बनर्जी के अनुसार सभी खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की बात बताई गई। साथ ही इस प्रतियोगिता में विजयी रहे खिलाड़ियों के रैंकिंग नंबर इंडिया टीम में प्रवेश में सहायता प्रदान करने में भी सहयोग प्रदान करेंगे। ताजनगरी के प्रमुख बाजार में शुमार सदर बाजार में सोमवार को द ग्रेट वॉल रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को चाइनीज फूड सहित साउथ एशियन फूड भी उपलब्ध कराया जाएगा। द ग्रेट वॉल रेस्टोरेंट शहर का पहला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कराएगा। ताजनगरी के सदर बाजार में द ग्रेट वॉल शो रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मास्टर शेफ इंडिया के रनरफ नवनीत रस्तोगी ने फीता काट कर किया। मनोज शर्मा ने बताया कि आगरा में द ग्रेट वॉल रेस्टोरेंट पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि लाइव किचन देगा। कस्टमर के सामने की उसके द्वारा ऑर्डर किया गया आइटम तैयार होगा।
देखिए चाइनीज़ फूड अगर इंडिया में देखा जाए तो चाइनीज़ फूड सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला फूड है, पर चाइना के साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा थाई भी देंगे, थोड़ा साउथ एशियन फूड भी देंगे, तो अलग अलग फ्लेवर आपको मिलेंगे यहाँ पे और नए नए फ्लेवर मिलेंगे और ऑथेंटिक चाइनीज़ मिलेगा। ये इंडिया में जो रोड साइड चाइनीज़ वाला जो अलग चाइनीज़ है, हमें किसी से कम्पीट नहीं करना, हम अपना एक नया फ्लेवर कर रहे हैं, ऑथेंटिक चाइनीज़ हम आपको दे रहे हैं। चाइनीज़ रेस्टोरेंट हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, आगरा का पहला चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। अभी तक हम लोगों ने देखा काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट हैं और भी तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं, बट चाइनीज़ रेस्टोरेंट आगरा में मिस था, तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने यहाँ पे शुरू किया है चाइनीज़ रेस्टोरेंट। हमारा ये कहना है कि हमने एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट बनाया है। जैसा हमने देखा है कि बाहर के शहरों के अंदर क्या होता है कि थीम को फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट बनाया जाता है, तो जैसे आप अंदर देखेंगे हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि हमारा नाम द ग्रेट वॉल है रेस्टोरेंट का, तो हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को काफ़ी यूज़ करा है। ये सारे जो आपको ऊपर लिंक्स दिख रहे हैं, ये सब चाइनीज़ कंसेप्ट को देख के बनाया गया है। शहर के लोगों की डिमांड को देखते हुए इस रेस्टोरेंट में चाइनीज़ फूड के साथ साथ एशियन फूड भी उपलब्ध कराया जाएगा। नवनीत रस्तोगी ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में बेहतरीन क्वालिटी का चाइनीज़ फूड तैयार किया जाएगा जिसे लोग पसंद करेंगे। साथ ही द ग्रेट वॉल रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा भी रखी गई है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।